नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, आज है 16 दिसंबर। शायद आपको मालूम हो या बहुत लोगों को नहीं भी मालूम हो कि 16 दिसंबर को क्या क्या हुआ था। शायद आपको विजुअल्स देख के कुछ याद आ रहे होंगे या कहीं आपने कुछ सुना होगा, रेफरेंस मिले होंगे। जी हाँ, 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस, यानी कि 1971 वॉर में जो हम लोगों ने जीत दर्ज की थी उसी की सेलिब्रेशन है ये विजय दिवस। तो ये विजय दिवस काफी खास होता है हम इंडियंस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल खास होनी भी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे हमारे आने वाले जनरेशन बच्चों को नहीं मालूम है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, विजय दिवस क्या होता है, 1971 क्या था, 16 दिसंबर क्या था, पाकिस्तान वॉर क्या था, मुक्ति वाहिनी क्या था, बांग्लादेश कैसे बना, जन्म कैसे हुआ बांग्लादेश का। बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन जाननी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, वो हमारे पास बहुत ही संजो के रखने वाली चीज़ें हैं, गहना है, आभूषण है हमारा। तो हमें जानना है कि ये जो वार है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। सबसे पहली बात, ये जो हम लोग देख रहे हैं विजुअल्स, ये 1971 वार के हैं। जी हाँ, 1971 वार। शायद हमें सब शायद बहुतों को नहीं मालूम हो, इग्नोर कर दिया हो कि भाई क्या होता है 1971 वार। तो इसका जन्म, ये वार शुरू कैसे हुई और खत्म कैसे हुआ। सबसे पहली बात ये थी कि जब 1971 की बात थी उसके पहले से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बिल्कुल एक देश माने जाते थे। ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। तो वहाँ पे जो आर्मी का शासन था, आर्मी का रूल था, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया हम सबसे बड़े सिटीजन है यहाँ पर, हम जो बोलेंगे वही होगा। उनके अत्याचार थे बहुत ज़्यादा, टैक्स वसूलना ज़रूरत से ज़्यादा, लोगों की संपत्ति को हड़प लेना, उनकी जान और माल की हिफाजत करने की जगह आप उन्हीं को सता रहे हो, उनका जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। और भी महिलाओं के साथ भी बहुत सुलूक जो था बहुत ही अच्छा नहीं था, बुरा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल था। वो लोग फिर इंडिया की ओर भागने लगे। करीब 10 लाख शरणार्थी इंडिया की ओर भागने लगे। बहुत सारे इंडिया में आ भी गए अंदर अंदर। तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम हमारी पीएम। उनको लगा कि अब ये तो जो पानी है वो नाक के ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बहुत जगह शिकायतें की, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अमेरिका को बताया, ब्रिटेन को बताया, लेकिन इंदिरा जी की बात किसी ने मानी नहीं, सुनी नहीं। हमारे रिलेशंस, हमारे जो संबंध थे रशिया से उस टाइम भी बहुत ही मजबूत थे और डिफेंस को लेकर हमारे उनके साथ साझेदारी भी थी। तो उन्होंने हमारी बात को समझा। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हमारा सपोर्ट, हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो आपके लिए रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात थी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना ब्रिटेन साथ दे रहा था ना अमेरिका साथ दे रहा था, और पाकिस्तान के साथ खड़े थे ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और भी बहुत सारे देश। तो इंडिया को उस समय लग रहा था कि यार हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी इंदिरा जी ने बहुत ही साहस दिखाया और अपने जवानों को आदेश दिया कि युद्ध शुरू किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उस टाइम जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश। जी हाँ, मुक्ति वाहिनी एक संगठन का नाम था जिसे इंडिया ने ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया और उनको सिखाया कि अपने जो सैनिक हैं तुम्हारे, जो पाकिस्तान के थे, कैसे उनको फाइट करना है, लड़ना कैसे है, उनको भगाना कैसे है, क्योंकि उन लोगों ने उसका जीना मुश्किल हो रखा था, किया हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया फुल फ्लेज वार में उतर गया मुक्ति वाहिनी के साथ। इंडिया ने पूरा सपोर्ट रखा मुक्ति वाहिनी के लिए, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। मुश्किल टाइम इसलिए क्योंकि ईस्ट की ओर बांग्लादेश बॉर्डर के पास भी उनको एक जंग का मैदान था उनके लिए, और कश्मीर के जो बॉर्डर है वहाँ भी पाकिस्तान के साथ उनको जंगी हालात थे, और राजस्थान के बॉर्डर में जैसलमेर का बॉर्डर, लोंगेवाला के बॉर्डर, वहाँ भी पाकिस्तान के अंदर घुसने की आशंका थी। तो इंडिया काफ़ी चिंतित था। लेकिन उस टाइम वीर जवान भी हमारे पास ऐसे थे जो अभी भी हैं और हमेशा से थे हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि चिंता की बात नहीं है, हम लोग हैं तो सब ठीक है। उस टाइम पे शुरू हुई लोंगेवाला की लड़ाई, जो हम लोगों ने बॉर्डर फिल्म में देखी है, भी देखी है, वो सच्ची घटना पे आधारित है। बहुत सारे टैंक थे, जी हाँ,
पाकिस्तान के पास बहुत सारे टैंक थे, हमसे ज़्यादा थे, हमसे सुपीरियर थे वो हथियार के मामले में, क्योंकि उनके पास पूरा सपोर्ट था। यूएस का सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था। उनके पास ज़्यादा आधुनिक हथियार थे, हमसे भी ज़्यादा। और सैम मानेक साहब थे जो हमारे आर्मी के हेड थे, लीड कर रहे थे, लीडर थे आर्मी के। उस टाइम जो हालात थे हमारे पास, वो हमारे लिए मुश्किल थे राजस्थान के बॉर्डर पे, जहाँ पर जैसलमेर, लौंगेवाला, सादेवाला पोस्ट है। और ये जो बटालियन आप देख रहे हैं, ये है 23 पंजाब बटालियन, 23वीं बटालियन है पंजाब की। इनको भेजा गया लौंगेवाला पोस्ट की ओर। ये है लौंगेवाला, सादेवाला, जो आप लोग लौंगेवाला आप लोगों ने ऐसा सिनेमा में देखा होगा, बॉर्डर में देखा होगा। तो 23वीं बटालियन में कुछ 120 जवान थे और एक जीप था जिसमें मोर्टार दागने के लिए मशीन रखी थी, रिक्वायल गन था वो, और ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी इनके पास, क्योंकि पूरे सिस्टम को लग रहा था कि पाकिस्तान ज़्यादा फोकस करेगा बांग्लादेश बॉर्डर पे, कश्मीर बॉर्डर पे। उनको यह आशंका थी कि चलो शायद लौंगेवाला पोस्ट से पाकिस्तान गुजरे, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। उस टाइम ये मजाक सा लग रहा था, लौंगेवाला पे इतनी क्यों। लौंगेवाला के बॉर्डर जो था काफ़ी रहने के लिए आप कह सकते हो बहुत ही मुश्किल मौसम था वहाँ पे। रेत के टीले कभी रात में यहाँ बन जाए, कभी दूसरी जगह सुबह उठो तो रेत के टीले कहीं और मिलते थे। ये पूरा रेगिस्तानी इलाका था, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता था किसी को सरवाइव करना। यहाँ पर सिर्फ कैमल ही थे जिस पे आप बैठ के जा सकते थे, पेट्रोलिंग के लिए जा सकते थे, अदरवाइज लाइफ यहाँ बहुत ही मुश्किल थी। तो उन जवानों को लगा कि शायद हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लौंगेवाला में नहीं होना चाहिए था, हमें होना चाहिए था ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहाँ पर फुल फ्लेज में वार था, फुल फ्लेज में वार का सीन बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर भेजा गया 23वीं पंजाब बटालियन, कुलदीप सिंह चांदवाला वो थे इसके लीडर, मेजर थे वो, और उन्होंने इस टीम को लीड किया। और उनके पास थे 120 जवान इस रेतीले रेगिस्तान में। सादेवाला बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये सादेवाला। सादेवाला के बाद आता है लौंगेवाला। ये आज की विजुअल्स हैं, अभी तो रोड बन गए हैं, उस टाइम ऐसे नहीं थे। तो 120 जवान, उसमें थे कैप्टन धर्मवीर सिंह, उनकी अगुवाई में पेट्रोलिंग पे लोग जाते थे और जानकारी इकट्ठा करके लाते थे। डेली जाते थे, खाली हाथ लौट के आते थे। उनको लगता था यहाँ पाकिस्तान तो आएगा ही नहीं, वहां पे आने के कोई साधन नहीं था। लेकिन जो पाकिस्तान में मेजर थे तारिक मीर, उनकी अगुवाई में एक टैंक रेजिमेंट भेजी गई। जी हाँ, टैंक रेजिमेंट, जिसमें 54 टैंक थे, काफी आधुनिक टैंक, 2000 जवान पूरे हथियार से लैस, और वो आ रहे थे लौंगेवाला की तरफ। जब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज हुई, टैंक की आवाज हुई, तब कान खड़े हुए कैप्टन के धर्मवीर सिंह, काफी युवा, ओनली 18-19 ईयर्स, 20 ईयर्स। उनको भेजा गया पेट्रोलिंग के लिए। सैम मानेक साहब को था इनके पास कुछ इनपुट थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन किसी की बात की नहीं थी। तो उन्होंने, अब देखो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक थे वो राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में होने शुरू हो गए। 11 एयरपोर्ट पे उन्होंने बमबारी की, 11 एयरपोर्ट पे हमारे टावर उड़ा दिए, बहुत सारे जान और माल का नुकसान भी हुआ। तारिक मीर है ये जो लीड कर रहे थे ऑपरेशन को पाकिस्तान की ओर से। तो इन्होंने भेजा टैंक रेजिमेंट, 54 टैंक, 2000 जवान हथियारों से लैस, गोले से लैस। फिर ये जब बॉर्डर के बढ़ने लगे तो कैप्टन धर्मवीर सिंह ने इनकी खबर अपने बटालियन को दी कि पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट आ रही है, पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट आ रही है। जब ये बात मालूम हुआ, 120 जवान के जो लीडर थे कुलदीप सिंह चांदवाला, कुलदीप सिंह चांदपुरी, उन्होंने फिर हेडक्वार्टर फोन किया जैसलमेर। जैसलमेर ने फोन किया दिल्ली कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान इज अप्रोचिंग विथ 54 टैंक्स, 2000 मैन पावर विथ हाई क्वालिटी वेपन्स। तो मेजर को संदेश भेजा गया कि इतनों से लड़ना नामुमकिन है, आप पीछे आ जाएं। लेकिन अगर पीछे आते हैं तो उनको फिर रोकने वाला कोई नहीं है, वो फिर पूरा जैसलमेर तक आ जाएंगे। उनका इरादा भी था कि जब ब्रेकफास्ट करेंगे लौंगेवाला में, फिर सादेवाला में हम लोग लंच करेंगे, जैसलमेर में डिनर करेंगे। ये उनका प्लान था, इरादा था। अगर लौंगेवाला पोस्ट को छोड़ दिया जाता तो वो सीधा जैसलमेर तक आते, जहां तक रोकने के लिए कोई भी नहीं था। फिर ये बहुत अंदर तक आ जाते, फिर रोकना उनको और भी मुश्किल होता।
तो मेजर चांदपुरी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, भले हम 120 ही क्यों ना हो। उनके पास सिर्फ एक रिकॉयल गन था, मोटार दागने वाला, जो जीप में फिटेड था। 10 ऊंट थे और लाइट मशीन गन थी इनके पास। चाहे तो ये छोड़ सकते थे पोस्ट को, पीछे आ सकते थे, लेकिन भारतीय खून है जनाब, कहाँ पीछे आने वाले थे। इन्होंने सोच लिया था कि अब तो दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। ये हमें मालूम है कि हम 120 हैं, ये हमें मालूम है कि हमारे पास सिर्फ एक रिकॉयल गन है, जो मशीन गन है, जो हमारे जीप में लगी है। उनको थोड़ी मालूम है, उनको तो लगता होगा कि हमारे पास पूरी की पूरी बटालियन है। खैर, वो तोप के साथ अपने जवान के साथ आगे बढ़ने लगे। तब तक कैप्टन धर्मवीर ने और भी जवानों ने मिलकर के एंटी टैंक माइन लगाने शुरू किए। जी हाँ, एंटी टैंक माइन लगाने शुरू कर दिए। उससे क्या होता, उससे जो तारिक मीर थे, इन्होंने नहीं सोचा था कि भाई हमारे को कुछ रेजिस्टेंस मिलने वाला है लौंगे वाला में। इनकी प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। इनको नहीं मालूम था मेजर चांदपुरी कौन है, इनको नहीं मालूम था 120 जवान ही बहुत है इनके लिए। इनको नहीं मालूम था कि इनके पास जैसे टैंक यहाँ नहीं है। लेकिन ये आगे बढ़े और धीरे धीरे मार खाते चले गए। हमने अपने हंटर विमान वालों को भी कॉल किया, एयरफोर्स को कॉल किया कि हमें हेल्प चाहिए, लेकिन उस टाइम नाइट विजन कैमरा नहीं लगे होते थे विमान में, लड़ाकू विमान में, जिससे कि हमला किया जा सके। उनको भी इंतजार करना पड़ा, भाई 4-5 घंटे तो लगेंगे, सुबह होते ही हम आएंगे वहां पे। तब तक 4-5 घंटे रोकना टैंक रेजिमेंट को लगभग इम्पॉसिबल माना जा रहा था। लेकिन इम्पॉसिबल शब्द भी बोलता है अपने आप में, आई एम पॉसिबल। जी हाँ, हमारे पास जो रेगिस्तान का इलाका है उससे हम अच्छे से वाकिफ थे। हमें मालूम था कि हम कैसे दुश्मनों से यहाँ पे लड़ना है। हमारी ट्रेनिंग, हमारी मेहनत काम आई। मेजर चांदपुरी ने सोचा कि हम लड़ेंगे, और लड़े भी। उनको रोक के भी रखा 5 घंटे। 5 घंटे होते हमारे हंटर विमान वहां पे आ गए, और हंटर विमान ने वो जलवा दिखाया कि सब देखते ही रह गए। तो 16 दिसंबर के दिन एक इतिहास लिखा गया, मिलिट्री के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई, मिलिट्री के साथ में सबसे अच्छी लड़ाई। पूरे जो आप कहते हैं ना वीरता के परिभाषा को ही बदल के रख दिया मेजर चांदपुरी ने। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हुआ कैसे, इन्होंने जीता कैसे। जी हाँ, ऐसे ऐसे वीर हैं हमारे जवान हमारे भारत में। आज भी बहुत ऐसे ऐसे किस्से कहानियां हैं, बहुत सारे हैं। इट इज वन ऑफ देम। सारा घड़ी से लेकर आज तक बड़े पड़े हैं ऐसी ऐसी कहानियां, वीरता की कहानियां। ऐसी कहानियां हमारे अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। गर्व का महसूस सबको होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए कि हम भारत में जन्मे हैं, हम भारत में रहते हैं। इस बात का गर्व, फख्र हमारे को होना चाहिए। तो आइए मनाते हैं विजय दिवस 16 दिसंबर। भूलना नहीं है, भूलने में नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड नमस्कार, टेक केयर।